रणवीर ने चेहरे पर आए हुए ब्लड के छींटे अपने हाथ से साफ किया और अपने हाथ पर लगे उस ब्लड को देखते हुए दांत पीसते हुए कहने लगा, मिस किलर आइज, गलत इंसान से आप टकराई हैं। अब इसकी सज़ा तो तुमको ऐसे मिलेगी कि तुम जिंदगी भर भूल नहीं पाओगी। RA को यह बोलते हुए वह बहुत ज़्यादा ही डरावना लग रहा था। उसकी आवाज़ में इतना पागलपन था कि जिसे देख कर के वहाँ सभी लोग सहम उठे थे। फिर उसने तड़पते हुए टीकू को देखा तो विशाल से कहा, इसे लेकर जाओ, इसकी मरहम पट्टी करो। मुझे मेरे लोग तड़पते हुए नहीं चाहिए, दूसरों को तड़पाए ऐसे चाहिए, इसलिए इसे जल्दी से अस्पताल ले जाओ और इसे जल्दी से ठीक करो। यह बोलते हुए रणवीर वहां से उठकर अपने रूम की तरफ चला गया। अगली सुबह का वक्त था। आरुषि उठी तो देखा सुबह के 11 बज रहे थे। वह घड़ी को देखकर चिल्ला उठी, ओह गॉड, इतना लेट हो गई हूँ मैं, और डैड तो 10 बजे ही ऑफिस चले जाते हैं, मुझे उठाया ही नहीं, और मुझे भी तो कॉलेज जाना था ना। आरुषि ने जल्दी से ओढ़ा हुआ कंबल और टेढ़ी एक साइड में फेंक कर और जल्दी से बाहर की तरफ भागी। देखा कि बृजमोहन जी किचन में सैंडविच बना रहे थे, जिसे देखकर आरुषि हैरान हो गई। वह पीछे से जाकर बोली, डैड 11 बज गए हैं, आपको तो 10 बजे तक ही ऑफिस के लिए निकल जाते थे ना, फिर तो आपने मुझे उठाया क्यों नहीं नाश्ता बनाने के लिए, और मुझे भी तो कॉलेज जाना था ना, मेरा कॉलेज भी आपने मिस करवा दिया। और शुभ कहाँ है, शुभ तो स्कूल चला गया ना। पर वही शुभ तो वॉशरूम से चिल्लाते हुए बाहर निकला, दीदी मैं यहाँ हूँ, मेरे कपड़े जल्दी ला दो, मुझे जल्दी से कपड़े पहना दो। शुभ भी आज स्कूल नहीं गया था, वह भी आज घर पर ही था। उसको चिल्लाते हुए देखकर आरुषि जल्दी से उसके कपड़े उसके कमरे से लेकर आती है और फ़ौरन से उसे दे देती है और कहती है, लो जल्दी से खुद से पहन लो। शुभ मुंह बनाते हुए, दीदी मुझे पहना दो ना, मन नहीं है खुद से पहनने का। उसे इतना प्यार से बोलते हुए देखकर शुभ पर उसे प्यार आ गया और वह शुभ के कपड़े पहनाने लगी। उसे शर्ट और जीन्स पहना दी। वह डाइनिंग टेबल वाली चेयर पर आकर बैठ गया। आरुषि फिर से बृजमोहन जी के पास गई और सवाल करने लगी, डैड बताइए मेरे सारे सवाल के जवाब, आप चुप क्यों हैं। उसके इतने सारे सवाल पर बृजमोहन जी मुस्कुरा दिए। फिर उसके कंधे से पकड़कर उसे डाइनिंग टेबल के पास ले आए। फिर उसको बैठाते हुए कहा, अरे मेरी चेन्नई एक्सप्रेस, शांत हो जाओ, इतने सारे सवाल एक साथ नहीं पूछते हैं, थोड़ा सांस तो ले लो। पर डैड, आरुषि फिर उनसे सवाल करने लगी कि इससे पहले आरुषि कुछ बोलती, बृजमोहन जी ने सैंडविच की प्लेट उसके सामने रख दी। उन्हें देखकर के आरुषि ने अपने होठों पर जीभ फिराते हुए कही, वाह, चीज सैंडविच मेरे फेवरेट, मेरे लिए बनाया है डैड। और एक प्लेट सूप को भी दे दिए और सूप को सर पर हाथ फेर के और बोले, खाओ बेटा तुम। और आरुषि की तरफ देखते हुए कहने लगे, हाँ बेटा, मैं आरुषि और सूप के लिए बनाया है। मेरे बच्चे, कल मेरी वजह से आप दोनों बहुत ही परेशान हो गए थे ना, इसीलिए। और आज से मेरा ऑफिस 10 बजे नहीं बल्कि 11 बजे है और कॉलेज जाने के लिए इसीलिए नहीं उठाया ताकि आप आज रेस्ट कर लो। और शुभ भी कल अच्छे से नहीं सोया है तो उसका भी मन थोड़ा ठीक नहीं था, तो इसीलिए मैंने उसे भी स्कूल नहीं जाने दिया। और वैसे भी आज सैटरडे है तो स्कूल आज शुभ जाए या ना जाए वह एक ही बात है। बृजमोहन जी की बातें सुनकर आरुषि मुस्कुरा उठी। तभी वह मुस्कान अचानक उदासी में बदल गई। वह जल्दी से उठी और बृजमोहन जी के गले लग गई। फिर उदास आवाज़ में बोली, डैड आपको तो चोट लगी थी ना, फिर आपने यह सब क्यों बनाया, आपको रेस्ट करना चाहिए था ना। बृजमोहन जी के बोलने से पहले ही शुभ कहने लगा, मेरे डैड बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं, देखो सुबह सुबह उन्होंने मेरे लिए कितना अच्छा ब्रेकफास्ट बनाया है।
ब्रिज मोहन जी आरुषि के सर पर हाथ फिराते हुए बोले, हाँ शुभ बेटा, सही कह रहे हो। और वह शुभ के पास जाकर शुभ को गले लगा लिए और कहने लगे, माँ बाप जब बच्चों के लिए कुछ करते हैं ना तो उससे माँ बाप को खुशी मिलती है, और खुशी मिलेगी तो तबीयत खुद ही ठीक हो जाएगी। अब आपके सवाल जवाब ख़त्म हो गए तो मैडम नाश्ता कर लीजिए, इस शेफ़ की मेहनत वसूल कीजिए। उनकी बात सुनकर के आरुषि ज़ोर से हंस पड़ी। वह चेयर पर बैठकर सैंडविच उठाकर खाने लगी। तभी खाते हुए उसने ब्रिज मोहन जी से पूछा, पर डैड ऑफिस 11 बजे क्यों हो गए हैं? जगदीश अंकल के रूल्स अचानक कैसे चेंज हो गए? आरुषि की बात सुनकर के ब्रिज मोहन जी के हाथ हल्के कांपने लगे। उनके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। उन्हें रणवीर ओबेरॉय का चेहरा याद आ गया और सैंडविच की प्लेट उनके हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ी। आरुषि फ़ौरन से अपने डैड के पास भाग कर गई और कहने लगी, क्या हुआ डैड, कहीं लगी तो नहीं ना? इधर बैठो आप, हाथ दिखाओ अपने। आरुषि घबरा करके ब्रिज मोहन जी के हाथ पांव चेक करने लगी। उसे यूँ परेशान देख करके ब्रिज मोहन जी मन में खुद से बोले, अगर आरुषि को सच का पता चला तो यह उस रणवीर ओबेरॉय पर जाकर चढ़ जाएगी। मुझे आरुषि से सच छिपाना होगा हर हाल में, किसी भी कीमत पर। फिर ब्रिज मोहन जी खुद को संभाला और मुस्कुराते हुए बोले, अरे बेटा नहीं लगी है, आपके डैड बिल्कुल ठीक है। आरुषि ने गहरी सांस लेते हुए कहा, थैंक गॉड आप ठीक हो, वरना मेरी तो जान ही निकल गई थी। यह बोलते हुए आरुषि प्लेट के टूटे हुए टुकड़े समेटते हुए बोली, वैसे डैड आपने बताया नहीं, 11 बजे ऑफिस क्यों जाना है आपको? आपको चोट भी लगी है ना, जाना ज़रूरी है क्या? ब्रिज मोहन जी आवाज़ में मिठास भरकर बोले, बेटा तुम रणवीर ओबेरॉय को जानती हो? रणवीर ओबेरॉय के नाम पर कांच का एक टुकड़ा हल्का सा उसकी उंगली में चुभ गया, जिसे हाथ से हल्का खून निकलने लगा। आरुषि ने जल्दी से उसे छुपा कर कहा, रणवीर ओबेरॉय, वह फेमस बिजनेसमैन जिसका इन्वेस्ट मैनेजमेंट का बिजनेस है। ब्रिज मोहन जी ने कहा, हाँ वही बेटा। आरुषि ने उन टुकड़ों को डस्टबिन में डालकर कहा, मैंने उसे कहीं देखा तो नहीं, पर काफ़ी सुना है। उसकी सक्सेस की न्यूज़ आती रहती है न्यूज़पेपर में, मैं उसकी तस्वीर देखी है, कभी लाइव नहीं देखा। वैसे मुझे उससे क्या, कोई बिगड़े हुए अमीर ज़्यादा ही होगा। यह बोलते हुए आरुषि ने बड़ा सा मुँह बनाया तो ब्रिज मोहन जी बोले, हाँ बेटा वही, काफ़ी टाइम से मैंने उनकी कंपनी में जॉब अप्लाई किया हुआ था और फाइनली मुझे वहाँ जॉब मिल गई है। आज मेरा वहाँ पहला दिन है तो मुझे जाना पड़ेगा। यह बोलते हुए ब्रिज मोहन जी ने अपना बैग उठाया और जाने लगे तो आरुषि भागकर उनके सीने से लगकर बोली, कॉन्ग्रेचुलेसन डैड एंड ऑल द बेस्ट। शुभ भी ब्रिज मोहन जी के पास आया और वह भी आरुषि के देखकर बोला हुआ वर्ड दोहराया। आरुषि और ब्रिज मोहन जी यह सुनकर के स्माइल करने लगे और ब्रिज मोहन जी शुभ को गले लगा लिए। अभी तीनों बात कर ही रहे थे कि कल्याणी जी उनके घर आ गई और कहने लगी, कैसे हैं आप भाई साहब और कहाँ जा रहे हैं? अभी आप तो अच्छे से सही भी नहीं हुए हैं ना, और आज से ऑफिस भी जाने लगे हैं। यह सुनकर के ब्रिज मोहन जी कहने लगे, हाँ तो ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा ना, मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। आप मेरे पीछे मेरे बच्चों का ख्याल रखती हैं, इतना आप मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए फ़िक्र करती हैं, उसका बहुत धन्यवाद आपको। यह सुनकर के कल्याणी जी कहने लगी, क्या भाई साहब आप मुझे बहन भी बोलते हैं और मुझे धन्यवाद भी बोलने जा रहे हैं? यह कैसा रिश्ता है हम भाई बहनों का? यह सुनकर के ब्रिज मोहन जी हंस दिए और कहने लगे, ठीक है आप जैसे कहिए, अभी मुझे ऑफिस जाना होगा। और इतना कहकर वह ऑफिस चले गए। उधर आरुषि और शुभ के साथ कल्याणी जी उनके घर के अंदर आई और कहने लगी, आरुषि बेटा क्या बनाई हो ब्रेकफास्ट में? आरुषि कहने लगी, आंटी मैंने कुछ नहीं बनाया, डैड ने ही चीज़ सैंडविच बनाया है, वही हम लोग खा लिए। आप भी बैठिए, मैं आपके लिए भी लाती हूँ। कल्याणी जी कहने लगी, नहीं बेटा मैं तो बस देखने आई थी कि आप लोग सही हो ना।
आप लोगों ने नाश्ता नहीं किया होगा तो मैं आप लोगों के लिए नाश्ता लेकर आई थी। यह रहे आलू के पराठे। आलू के पराठे का नाम सुनकर आरुषि को फिर से भूख लगने लगी और वह कहने लगी, वाह आंटी, आपने तो मेरी भूख ही बढ़ा दी। और वह उनके हाथों से आलू के पराठे लेकर फिर से खाने लगी। आरुषि को इस तरह से खाते हुए देखकर कल्याणी जी उसके सर पर हाथ रख देती हैं और कहने लगी, आप लोग इसी तरह हैप्पी रहिए बेटा। और वह पराठा शुभ को भी खाने को देती हैं, मगर शुभ कहने लगा, नहीं आंटी जी, मेरा पेट भरा हुआ है, मेरा मन नहीं है। कल्याणी जी बोली, ओके बेटा। फिर कुछ देर आरुषि से बात करी। आरुषि कहने लगी, आंटी, आप शुभ को अपने पास कुछ देर के लिए ले जाइए, मुझे थोड़ा काम है, मुझे बाहर जाना होगा। कल्याणी जी कहने लगी, क्यों नहीं बेटा, ज़रूर। शुभ भी कल्याणी जी के बेटे के साथ रहता था। गोलू का वह दोस्त था। कल्याणी जी के हस्बैंड विदेश में जॉब करते थे। वह सिर्फ अपने 2 बेटों के साथ में यहाँ पे रहती थी। कल्याणी जी के इस वक्त कोई नहीं था और वही हाल आरुषि का भी था। पास में आरुषि के फैमिली और कल्याणी जी के फैमिली ही एक दूसरे का सहारा थे। वह दोनों काफ़ी अच्छे पड़ोसी थे और एक रिश्ता भी जुड़ गया था। वह शुभ को लेकर अपने घर चली गई। आरुषि भी जल्दी से खाना फिनिश करी। वह सोचने लगी, मुझे पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, वरना उस लड़की के साथ बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। मुझे उस लड़की को बचाना ही होगा। हर हाल में, किसी भी कीमत पर मैं उसे कुछ भी होने नहीं दूंगी। अभी कॉलेज की छुट्टी हो ही गई है तो अच्छा है, मुझे भी ललिता को ढूंढना होगा। इसके लिए मुझे पुलिस की हेल्प लेनी होगी। आरुषि ने गहरी सांस ली और शावर लेने चली गई। ओबेरॉय इंडस्ट्री। रणवीर अपने कैबिन में बैठा हुआ था। वह लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। तभी वह चौंक गया क्योंकि लैपटॉप पर वाइट लिबास में लिपटी हुई नजर आती है वह ब्लू आंखें उसे दिख रही थी, जिसे देखकर वह चौंक गया। यह वही आंखें हैं जो कल रात रणवीर ने आंखें मसल कर देखा तो वह आंखें गायब हो गई थी और डिस्प्ले पर सिर्फ एक फाइल ही शो हो रही थी। रणवीर ने सर चेयर से टिकाया और आंखें बंद करते हुए बोला, आखिर कौन हो तुम यार? क्यों मेरे दिल और दिमाग पर छाई हुई हो? सिर्फ तुम्हारी आंखें ही तो देखी है, फिर कैसे सिर्फ 2 आंखें मुझे अपना दीवाना बना सकती है? उफ। रणवीर ने अपना सर झटका और खुद से बोला, लगता है यह मेरे ऐसे जहन से नहीं जाएगी, मुझे कुछ और करना होगा। यह बोलते हुए रणवीर ने किसी को कॉल लगाया और भारी आवाज़ में बोला, अनामिका, मेरे कैबिन में फ़ौरन से आओ, कम फास्ट। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, ओके सर। अनामिका अगले 1 मिनट में कैबिन में इंटर हुई। उसने वाइट कलर की फिटिंग वाली शर्ट पहनी हुई थी और ब्लैक शॉर्ट, शोल्डर तक उसके बाल थे। उसने डार्क मेकअप किया हुआ था। यह रणवीर की पर्सनल सेक्रेटरी थी। रणवीर ने उसे इशारा किया। अनामिका ने स्माइल की और फिर दरवाज़ा लॉक कर दी। रणवीर के कैबिन में दीवार से लग कर के एक सोफ़ा था, जो कि सोफ़ा बेड भी बन जाता था। वह इस सोफ़े पर बैठा हुआ था और अनामिका से बोला, इसे जल्दी से बेड में कन्वर्ट करो। अनामिका ने कर दी और फिर उसे देख कर के अनामिका ने एक स्माइल देते हुए रणवीर की गोद में आकर बैठ गई। फिर शैतानी आवाज़ में बोली, लगता है आज बॉस ने अपनी सेक्रेटरी को नहीं बल्कि अपनी हॉट पर्सनल सेक्रेटरी को बुलाया है। यह बोलते हुए अनामिका रणवीर के होठों पर अपना हाथ फेरने लगी। रणवीर ने झटके से अनामिका का हाथ पकड़ा, फिर उसके बाल खींचते हुए बोला, मेरे होठों की तरफ देखने की हिम्मत भी मत करना, समझी तुम? इस पर ना कभी किसी का हक था और ना कभी किसी का हक होगा। बात समझ में आई मेरी? अनामिका ने रणवीर के बालों में उंगलियां चलाते हुए बोली। मिस्टर ओबेरॉय को गुस्सा आ गया। अच्छा चलो, होठों को तो ना सही, पर और सारे हक तो है न मेरे। यह बोलते हुए अनामिका ने अपनी शर्ट के ऊपर का बटन खोल दी, जिससे उसकी क्लिप्स साफ नज़र आने लगे। रणवीर ने अपने होठ उसके सीने पर रख दिए और वहाँ पैशनेटली किस करने लगा। तभी रणवीर ने ज़ोर से बाइट किया, जिसे अनामिका की आह निकल गई। रणवीर ने उसकी गर्दन पर बाइट करते हुए कहा,
अभी तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, क्या हुआ? अब अभी तो रणवीर ने शुरू भी नहीं किया है, अभी से सिसकियाँ निकलने लगी तुम्हारी। यह बोलकर रणवीर ने एक एक करके उसके शर्ट के बटन सारे खोल दिए। अनामिका ने आह भरते हुए कही, मेरी सिसकियाँ, मेरी आहें मुझे नहीं आपको परेशान करेगी रणवीर, तभी तो आप और ज़्यादा वाइल्ड हो जाओगे। और आपका किसी लड़की को देखकर वाइल्ड हो जाना, वह तो नसीब वालों को नसीब होता है ना। अब रणवीर धीरे धीरे अपनी हद पार करने लगा था, तभी उसकी आंखों के सामने वह तीर चलाती ब्लू आंखें उसके सामने आ गई। रणवीर ने जोर से अनामिका को धक्का दिया, जिससे अनामिका ज़मीन पर जा गिरी और रणवीर ने जल्दी से अपने शर्ट को सही किया। उसने जोर से दीवार में मुक्का मारा, जिसे देखकर अनामिका घबरा गई। रणवीर ने मुंह फेरकर गुस्से भरी आवाज़ में बोला, गेट लॉस्ट। अनामिका, उससे पहले मैं अपना आपा खो दूँ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। अनामिका एक पल के लिए तो बहुत ज़्यादा ही हैरान हो गई थी। वह सोचने लगी, इस आदमी को ऐसा कौन सी बुरी आदत है यार, अचानक से इसे हो क्या जाता है। कभी वह प्यार दिखाता है तो अचानक से इतना गुस्सा, सच में यह पक्का डेविल है। मैं तो कभी सोची भी नहीं थी कि यह इस तरह से हरकत करेगा। अभी वह तो इतना सब कुछ कह ही रहा था कि अचानक मुझे धक्का और फिर ऐसे गुस्सा। यह आखिर चाहता क्या है? इस इंसान को हो क्या जाता है? इसे अनामिका ने देखा तो रणवीर बहुत गुस्से में था। अगर मैं एक भी लफ्ज बोली तो मेरी जान ही जाएगी। बेहतर यही होगा कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। अनामिका ने जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए और तेज़ी से दरवाज़ा खोलकर भाग गई। रणवीर ने अपना सर पकड़ लिया और अपने दांत पीसते हुए बोला, कौन हो तुम और बार बार मेरी आंखों के सामने क्यों आए जा रही हो? आखिर हो कौन? मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ तुम्हारे लिए। तभी वह खुद को बोलने लगा, कंट्रोल आरे कंट्रोल, तुम ऐसे अपना आपा नहीं खो सकते हो। बात अगर उस आँखों वाली लड़की की है तो उसे मेरे पास आना ही होगा हर हाल में, और किसी भी कीमत पर मैं उसे हासिल करके ही रहूँगा। यह कहते हुए एक गहरी चमक रणवीर की ब्राउन आँखों में आ गई थी, क्योंकि उसे खुद पर पूरा यकीन था। उसने लाइफ में जो चाहा था वह हासिल करके ही माना था। और रही बात लड़की की, तो लड़कियां, हर लड़की उसकी राहों में बिछने को तैयार रहती थी। उधर आरुषि फ्रेश हो गई थी। उसने रेड कलर की स्लीव कट कुर्ती पहनी हुई थी और ब्लैक जीन्स, और बालों को पोनी बनाई हुई थी और स्पोर्ट्स शूज पहने हुए थे। आज वह काफ़ी क्यूट लग रही थी। वह आईने में खुद को निहारते हुए बोली, आरुषि, तुम्हारा कोई जवाब नहीं है। ऊपर वाले ने बड़ी ही फुर्सत से बनाया है तुमको। अब चल, बहुत हो गया है तुम्हारा। यह बोलते हुए उसने होठों पर लिपस्टिक लगाकर पाउट करने लगी, फिर अपनी स्कूटी लेने चली गई। और वह सोची, एक बार मुझे कल्याणी आंटी के घर जाना चाहिए। और वह कल्याणी आंटी के घर गई और कहने लगी, आंटी आप शुभ का ध्यान रखिएगा, मैं जा रही हूँ। मैं आके शुभ को ले लूँगी, मैं दोपहर तक आ जाऊँगी। कल्याणी आंटी कहने लगी, ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना और तुम शुभ की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। तुम तो हमेशा से शुभ को यहीं पर छोड़कर जाती हो ना, फिर इतना टेंशन क्यों ले रही हो? शुभ और गोलू साथ में खेल रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, तुम बिल्कुल फ़िक्र नहीं करो। शुभ भी मेरा ही बच्चा है। वह कल्याणी आंटी के गले लग गई और कहने लगी, ठीक है आंटी, अब मैं चलती हूँ। वह अपनी स्कूटी ली और पुलिस स्टेशन पहुँच गई। देखा कि एक ऑफिसर डेस्क पर बैठा हुआ था। उसकी नेम प्लेट पर एसीपी रनावत लिखा हुआ था। एसीपी का मुंह दूसरी साइड था आरुषि ने उसके सामने जाकर कही, हेलो एसीपी रनावत, मैं आरुषि आर्या। एसीपी ने अपनी चेयर घुमाई तो करीब 36 साल का था, लंबा, हेल्दी, दिखने में एकदम सीरियस लग रहा था। घनी मूछें थी। उसने ऊपर से नीचे तक एक नज़र आरुषि पर डाली और भारी आवाज़ में कहा, आरुषि आर्या, नाम ही खूबसूरत है आपका, बिल्कुल आपकी ही तरह। आरुषि ने देखा वह बड़े ही अजीब तरीके से
आरुषि को देख रहा था, जिसे देखकर आरुषि थोड़ी नर्वस होने लगी। ऐसे अजीब नज़रों को देखकर आरुषि मुंह में बड़बड़ाई, कैसे घूर रहा है, लग रहा है खा ही जाएगा मुझे, मुच्छड़। तभी इंस्पेक्टर के फ़ोन की रिंग बजी। उसके फ़ोन पर रणवीर ओबेरॉय का नंबर फ्लैश कर रहा था। रणवीर की कॉल देखकर के एसीपी ने हड़बड़ाकर कॉल रिसीव करते हुए कहा, हेलो मिस्टर ओबेरॉय, बड़े दिनों के बाद कॉल आई है आपकी, कहिए क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी। एसीपी को बिजी देख करके आरुषि मन में बोली, इसका कॉल भी अभी आना था, वेट तो करना ही पड़ेगा, बैठ ही जाती हूँ। और इतना सोच करके वह वहीं चेयर पर बैठ जाती है। आरुषि ने फ़ोन निकाली और चलाने लगी। वहीं दूसरी तरफ रणवीर ओबेरॉय कोल्ड वॉइस में बोला, मेरी बात ध्यान से सुन रनावत, इस शहर में जितनी भी लड़कियों की आंखें ब्लू है, मुझे उन सब की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, वह भी सिर्फ 1 दिनों के अंदर। रनावत यह बात सुनकर हड़बड़ाते हुए चेयर से उठ गया और एक साइड जाकर धीमी हकलाती आवाज़ में बोला, पर मिस्टर ओबेरॉय, शहर की सारी लड़कियां यह कैसे पता लगेगा, वह भी इतने कम टाइम में, यह कैसे होगा। इससे पहले कि रनावत और आगे कुछ बोलता, रणवीर कहने लगा, शट योर माउथ, जस्ट शट अप। रणवीर जोर से गुर्राते हुए बोला, तू जानता है ना, रणवीर ओबेरॉय को न सुनने की आदत बिल्कुल भी नहीं है। मुझे 1 दिन के अंदर ही सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे। बात समझ में आई तेरे? इतना कहकर के वह रनावत पर गुस्सा होने लगा। रनावत कांपती आवाज़ में बोला, जी मिस्टर ओबेरॉय, हो जाएगा। तभी रनावत की नज़र चेयर पर बैठी हुई आरुषि पर पड़ी, जो एसीपी का इंतज़ार कर रही थी। उसे देख करके क्रूएल स्माइल रनावत के होठों पर आ गई और रणवीर से बोला, मिस्टर ओबेरॉय, डोंट वरी, ब्लू आंखों वाली लड़की की शुरुआत हो गई है। अभी तो एक मेरे सामने ही बैठी है, क्यों आई है यह पता नहीं है। इंस्पेक्टर की बात सुनकर के रणवीर अपनी चेयर से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों की चमक बढ़ गई। वह रनावत से कड़क आवाज़ में बोला, गुड जॉब रनावत, तू एक काम कर, उस लड़की का नाम, पता, एड्रेस सब ले उससे, और तू उसे कहीं जाने मत देना। मैं बस 5 मिनट में वहाँ पर पहुँच रहा हूँ, ओके। इतना कह कर के वह फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया और इंस्पेक्टर आरुषि को गंदी निगाहों से देखते हुए कहा, आप बेफिक्र हो जाइए, यह लड़की कहीं नहीं जाएगी। इतना कहकर वह फ़ोन अपने कान से हटाकर अपने चेयर पर आकर बैठ गया। उधर रणवीर ने कॉल कट करते ही तेज़ी से अपने ऑफिस से निकलकर गाड़ी की ओर दौड़ पड़ा और तेज़ी से बाहर निकल गया। जैसे ही पार्किंग एरिया में आया, उसके सारे बॉडीगार्ड्स उसके पीछे आने लगे, पर उसके साथ रणवीर ने उन्हें हाथ के इशारे से रोका तो उनके कदम वहीं पर जम गए। रणवीर ने गाड़ी स्टार्ट की और पुलिस स्टेशन के लिए खुद बढ़ गया। वह अकेले ही ड्राइविंग करते हुए, उसकी आंखों में बार बार वही ब्लू आंखें छा रही थी। उसने अपने लोअर लिप को बाइट करते हुए कहा, आई जस्ट होप कि तुम वही लड़की हो जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ, और मैं जानता हूँ तुम भी बाकी लड़कियों की तरह एक रात मेरे साथ बिताओगी ना। तो मुझे पूरा यकीन है उसके बाद तुम्हारी यह आंखें मुझे कभी परेशान नहीं करेगी। सिर्फ़ एक रात चाहिए मुझे तुम्हारे साथ मिस्ट्री गर्ल, सिर्फ़ एक रात। उसके बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहूँगा। पुलिस स्टेशन वहाँ से 10 मिनट की दूरी पर था। रणवीर ने ड्राइविंग और तेज़ कर दी। इंस्पेक्टर कहने लगा, हाँ मिस आरुषि, आप बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। आरुषि इससे पहले कुछ बोलती, तभी आरुषि के फ़ोन की रिंग बजी। देखा कि रूहान का मैसेज था जिसमें लिखा था, आरुषि आज तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तुम व्हाइट हेवन पार्क में मुझे फ़ौरन आकर मिलो। मुझे लेट मत करना, बहुत अर्जेंट बात करनी है तुमसे। उस मैसेज को देखकर आरुषि बड़बड़ाते हुए कहने लगी, इसे मुझसे ऐसा क्या काम पड़ गया, वह ठीक तो होगा ना।
इंस्पेक्टर रानावत थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोला, हेलो मिस, आपको अपना फ़ोन ही चलाना है या फिर कुछ कहना भी है? क्यों आई थी आप यहाँ फ़ोन चलाने? आरुषि हल्का चौंक गई। उसने फ़ोन साइलेंट किया और जल्दी से बोली, सॉरी सर, एक्चुअली मुझे किसी की कंप्लेन करनी है। कल रात जो मैंने देखा। आरुषि ने कल रात हुई सारी बातें इंस्पेक्टर रानावत को बता दी। सर, वह लड़की अभी भी उन लोगों की कैद में है। आप ही हैं जो उस लड़की को बचा सकते हैं। प्लीज़ आप लोग वहाँ जाइए और उस लड़की को ढूंढिए ना। आरुषि की बातों से इंस्पेक्टर हैरान होने के बजाय बिल्कुल नॉर्मल था और उसका नॉर्मल होना आरुषि के दिमाग में खटक गया। आरुषि ने हैरान होते हुए थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोली, सर, मैंने आपको इतनी डेंजरस स्टोरी बताई है और आपको यहाँ सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? उसकी बात सुनकर के इंस्पेक्टर कहने लगा, मिस, आप जो भी हो, ऐसी बातों पर आप चौंक जाती होंगी, पर मुझे आदत है, ऐसी रोज़ घटनाएं आती है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है और आप बेफिक्र रहिए, वह लड़की सही सलामत मिल जाएगी। बस आप मुझे यहाँ पर लिखकर रिपोर्ट दे दीजिए ताकि मैं इस पर कुछ कार्रवाई कर सकूं। वह झूठ को आरुषि को वहाँ पर रोकना चाहता था ताकि रणवीर आ सके। अगर वह रणवीर के आने तक आरुषि को रोककर नहीं रखता तो रणवीर का कहर उस पर ही बरस जाएगा। वह आरुषि से जानबूझकर बातें इधर से उधर करने लगा। आपने उस लड़की को कहाँ देखा? कितने बजे देखा? आप वहाँ क्या कर रही थी? आप इतनी रात को सड़क पर कहाँ गई हुई थी? क्या करने गई थी? कहीं आपका बॉयफ्रेंड तो नहीं बुलाया था? आप भी अपनी रातें रंगीन तो नहीं कर रही थी? इंस्पेक्टर आरुषि से बहुत ही उल्टा सीधा सवाल करने लगा था। आरुषि को अब गुस्सा आने लगा था। कुछ देर के बाद जब आरुषि अपने फ़ोन पर देखी तो बहुत सारे कॉल रूहान के आए हुए थे। वह बिल्कुल सोच नहीं सकती थी कि रूहान इतना कॉल क्यों किए जा रहा था। उसे वह हड़बड़ाते हुए कॉल करने की कोशिश की, पर वह इंस्पेक्टर की बातों की वजह से वह कॉल नहीं कर पाई और वह वहां से जाने लगी और बोली, मैं कल आकर आपसे बात करती हूँ, मैं अभी जा रही हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। इंस्पेक्टर कहने लगा, आप ज़रा रुक तो जाइए, मुझे कुछ और भी इन्फॉर्मेशन जानना है आपसे। आरुषि इस वक्त उस इंस्पेक्टर की हरकतें समझ रही थी। वह जितनी जल्दी हो सके वह यहाँ से निकल जाना चाहती थी, पर वह इंस्पेक्टर उसे रोकना चाहता था। आरुषि फ़ौरन से रूहान को कॉल करते हुए बाहर निकल गई। इंस्पेक्टर उसे रोकते रह गया। वह कहने लगी, मैं बस आ रही हूँ, थोड़ा सा वेट करो। रूहान कहने लगा, जल्दी आओ बेबी। यह सुनकर के आरुषि के फेस पर स्माइल आ गई और वह स्कूटी पर बैठकर निकल गई। जैसे ही वह निकली उधर रणवीर भी अपने गाड़ी से आता हुआ दिखा। इंस्पेक्टर जैसे ही रणवीर को देखा वह माथा पीट लिया और वह सोच लिया, अब तो सामत आ गई है। बड़ी टेढ़ी खीर है, 10 मिनट तक इसे उलझा कर रखना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं कुछ समझ नहीं पाया। वह लड़की बहुत ज़्यादा तेज़ थी, पर यह रणवीर तो और भी ज़्यादा उल्टी खोपड़ी का है। मेरा थाना ही बर्बाद न कर दे कहीं। रणवीर को देख करके वह पूरा हैरान और डर गया था। वह जैसे ही रणवीर अंदर एंटर किया, इंस्पेक्टर के फेस को देख करके रणवीर समझ गया और वह इंस्पेक्टर का हाथ पकड़ के कैबिन में लेकर गया और उसके गले पर हाथ रखकर उसे पूछने लगा, तुमने उस लड़की को रोका क्यों नहीं? उसे क्यों जाने दिया? तुम ऐसी हरकतें नहीं कर सकते हो। तुम अभी के अभी मुझे बताओ कि वह लड़की कहाँ है, कौन है, उसका पता, कहाँ रहती है? कुछ तो उसने बताया होगा तुम्हें। रानावत बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। वह कांपते आवाज़ में कहने लगा, मिस्टर ओबेरॉय, मैं जैसे ही उससे पूछने वाला था उसका फ़ोन आ गया और वह फ़ौरन से निकल गई। वह बहुत चालू लड़की थी। मैं उसे बहुत रोकने की कोशिश किया मगर वह रुक ही नहीं पाई। रणवीर गुस्से से अपने हाथ की मुठ्ठियाँ कस लिया और आंखें लाल किए हुए उसे घूरे जा रहा था। तो क्या रणवीर आरुषि तक पहुंच जाएगा?
वह ब्लू आइज वाली लड़की कौन है? क्या रणवीर जान लेगा? रूहान आरुषि को क्या बताना चाह रहा है, यह जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वह लगातार लक्ष्य को देखे जा रही थी। लक्ष्य ने बोला, नव्या जवाब दो, यहाँ क्या कर रही हो तुम ठीक तो हो न? इन लोगों ने कुछ किया तो नहीं न? नव्या ने लक्ष्य को देखते हुए बोली। तुम इतना कहते ही नव्या बेहोश हो गई। जैसे ही नव्या गिरने वाली थी, लक्ष्य ने नव्या को पकड़ लिया और अपनी बाहों में भर लिया था। लक्ष्य ने कहा, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी से। अपने आदमियों को कहने लगा। इतने में ही जीवन भी आ गया और यह सुनकर के जीवन ने हाँ कहा और बोला, अभी बुलाता हूँ और तुम नव्या को अंदर लेकर जाओ। इतना सुनते ही लक्ष्य जल्दी से नव्या को अंदर लेकर चला जाता है और उसे अपने कमरे में बेड पर लेटाकर उसका हाथ खुद अपने हाथों में ले लेता है। जीवन बोलता है, तो कैसे जानते हो इस लड़की को? और यह तुझे और मेरे अलावा किसी को नहीं पता। तेरा असली नाम तो? लक्ष्य कहने लगा। जीवन प्लीज़, मैं अभी परेशान हूँ, डॉक्टर को भेज दे। देखना कैसे इसका चेहरा पीला पड़ गया है। मेरी जान जो हर वक्त हंसती रहती थी, वह कैसे बेजान सी यहाँ पर लेटी हुई है। इसमें मेरी जान बसती है। तभी वहाँ डॉक्टर आ जाता है। डॉक्टर लक्ष्य को बताता है कि पेशेंट ने 2 दिनों से कुछ खाया ही नहीं है, इसीलिए यह बेहोश हो गई है। यह सुनकर के जीवन से पूछता है कि नव्या यहाँ कब से है? जीवन कहने लगा, भाई 4 दिन से है। लक्ष्य बोला, तुम लोगों ने इसे खाना भी नहीं दिया है क्या? जीवन बोला, भाई वह अभी वह हकलाते हुए बोल ही रहा था कि लक्ष्य ने बोला, अगर इसे कुछ हो जाता ना तो मैं तुम लोगों को जान से मार देता। जीवन बोला, सॉरी लक्ष्य, वह एक्चुअली हमें लगा कि यह जासूस है या फिर न्यूज़ रिपोर्टर वाली है, इसीलिए हम लोगों ने इसे ज़्यादा भाव नहीं दिया। लक्ष्य जीवन को बोला, नव्या की फेवरेट डिश के नाम बताता हूँ और उसे जल्दी से लाने को बोलता है। करीब 1 घंटे के बाद नव्या को होश आया। वह अपनी आंखें खोलती है तो वह खुद को किसी बड़े से कमरे में आराम से सोते हुए पाई। फिर से वह नज़र इधर उधर करती है तो देखती है कि लक्ष्य उसका हाथ पकड़े हुए आंखें बंद करके बैठा है। अपने करीब लक्ष्य को देखकर झटके से अपना हाथ छुड़ा लेती है। तभी लक्ष्य नव्या की तरफ देखता है और बोलता है, आर यू ओके प्रिंसेस? इतना सुनकर के नव्या कुछ नहीं बोलती है, बस उसके तरफ देखती रहती है। उसके गुस्से भरी नज़रों को देख कर के लक्ष्य बोला, मेरी जान कुछ तो बोलो, दर्द हो रहा है, डॉक्टर को बुलाऊं? नव्या इस वक्त कुछ नहीं कहती है, बस दूसरी तरफ मुँह करके देखने लगती है। लक्ष्य की आंखों में आंसू आ गए थे, जिसे वह बहुत जल्दी से ही छुपा लिया था। लक्ष्य बोला, अच्छा तुम आराम करो, खाना आता ही होगा, वह खा लेना, मैं आता हूँ अभी। इतना कह करके वह उस कमरे से बाहर चला गया। लक्ष्य जल्दी से रूम से बाहर निकल जाता है और वह जैसे ही बाहर आता उसे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आने लगा था। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई थी। दीवार पर एक पंच मारा और फिर वह ऐसे तब तक मारता रहा जब तक कि उसके हाथों से खून नहीं निकलने लगा था। तब तक जीवन ने लक्ष्य को ऐसे करते हुए देखा तो उसने जल्दी से आकर के तुरंत ही पकड़ लिया था और बोला, क्या हुआ है तुझे, ऐसे क्यों कर रहा है? मैं इस लायक ही हूँ, मैं इसी के लायक हूँ, मुझे बात भी नहीं कर रही है और क्या फ़ायदा इतनी धन दौलत का, जब मेरी जान मेरे ही घर में रह रही थी। यह सुनकर के जीवन बोला, मुझे नहीं पता था कि नव्या यहाँ पर है यार, वह मेरे तरफ देख भी नहीं रही है। जीवन कहने लगा, एक बार बताओ तो उसे कैसे जानता है? जहाँ तक मुझे पता है तुझे तो लड़कियों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। 1 मिनट, कहीं यह वह मुंबई वाली तो नहीं है ना? लक्ष्य ने कहा, वही है, इसके अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई और आ ही नहीं सकता है। ओ माई गॉड सीरियसली? लक्ष्य कहने लगा, मैं तुझे मजाक के मूड में लग रहा हूँ क्या? उसका खाना कहाँ है? यह सुनकर के जीवन कहने लगा, मैं रख दिया है तेरे कमरे में, बट उसने खाना शुरू नहीं किया था, मैं यही बताने आया था, लेकिन वह तो उसका फेवरेट खाना है न। लक्ष्य कहा। यह बात सुनकर जीवन बोला, वह मेरी बात न माने, शायद तू मना उसको। जीवन कहने लगा, भाई वह साइलेंट मोड पर चली गई है, पहले तो कितना बोल रही थी, अभी एकदम से चुप हो गई है, मेरी तरफ देख भी नहीं रही है। तो लक्ष्य कहने लगा, क्या यार, अगर उसने नहीं खाया तो चल छोड़, मैं देखता हूँ, वह परेशान है क्योंकि उसके साथ बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ है। अंदर नव्या खाने को देखकर मुंह पर जीभ से छू रही थी। तभी लक्ष्य अंदर कमरे में उसे मनाने के लिए जाता है। ये आदमी मेरे फेवरेट खाना रख कर गया है, ऊपर से यह भूख, इस आदमी को पता है मुझे कैसे कमज़ोर करना है, क्या करूं? गॉड प्लीज़ यार हेल्प
हेल्प मी। नव्या यह सब सोच ही रही थी कि कमरे के अंदर आया और कहने लगा, खाना खाने का होता है, घूरने का क्या फ़ायदा। नव्या एक बार लक्ष्य को देखती रही और फिर दूसरी तरफ मुंह कर लेती है और बहुत ज़्यादा ही इस वक्त गुस्से में थी। यह देखकर लक्ष्य बोला, देखो मुझे पता है तुम्हारा बहुत मन है गुस्सा करने का, तो एक काम करो, खाना खा लो। मैं इस बात से तुम्हें जज नहीं करूँगा, मैं नहीं मनाऊँगा कि तुम मुझे गुस्सा क्यों कर रही हो, ठीक है। लक्ष्य बोला, मान भी जा यार, वरना देख ले फिर मेरे पास और भी बहुत सारे तरीके हैं। अभी जीवन भी आ गया और वह आंख बंद करके लक्ष्य को देखता है जो कि इस वक्त स्माइल कर रहा था। नव्या कहने लगी, जान से मार दूंगी अगर ऐसा कुछ सोचा भी तो। लक्ष्य खाना खा लो। गलत नहीं सोचूंगा। उसकी बात सुनकर के नव्या बोली, कितने घटिया हो तुम। लक्ष्य बोला, देख ज़्यादा बोलो मत, आई एम लॉजिक माई कंट्रोल करने लगी। कहने लगी कि लक्ष्य, वह चिल्लाकर बोली। वह कहने लगा, खा लेना मेरी जान प्लीज़, ओके खाना खा रही हूँ, इसका कुछ गलत मतलब मत समझना। स्माइल करते हुए, मेरे ऐसे मजाल की प्रिंसेस की मैं कुछ और समझ लूँगा, ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा मत सोचा करो। मुझे सब पता है तुम्हारा कितना बड़े वाले आदमी हो तुम, मुझे कोई इस तरह बात नहीं करता है, समझी। जीवन, तुम्हें मुझसे भी इज्जत चाहिए क्या। सॉरी, वह तो नहीं हो सकता है, मैं फ्रेश हो जाता हूँ, फिर हम बात करते हैं। तूने इतने साल क्या किया है और क्या नहीं। नव्या कहने लगी, तुम्हें दिखता नहीं है कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचती हूँ, और मुझे यह नहीं खाना है जो जाओ मेरे लिए कुछ अच्छा हेल्दी फूड लेकर आओ, समथिंग लाइक ब्रोकली और अन्य एलोजिक फॉर्म वेजिटेबल। क्या बोली तुम। यह कहकर जोर जोर से हंसने लगा, जिसे देखकर नव्या पूरी तरह से गिर गई थी। लक्ष्य बोला, कब से घास फूस खाना शुरू कर दिया है। इतने में ही नव्या बोली, अभी जितना बोला जाए उतना ही करो, ज़्यादा तेज बनने की कोशिश मत करो। लक्ष्य बोला, मेरी जान ये ज़्यादा हो रहा है, अब तुम्हारा हस्बैंड हो, थोड़ी सी इज्जत दे दो। यह बात सुनकर के नव्या बोली, कुछ नहीं करते हो तुम, समझे तुम, ओके मैं भेजता हूँ, कुछ नहीं हुआ है। यह कह करके चला जाता है। लक्ष्य चीख करके कहा, जाते हुए मैं अभी लाता हूँ। वह बोल रहा था कि मुझ पर ऑर्डर चला रही है, इसे छोड़ूंगा नहीं, कुछ ज़्यादा ही नहीं बोलने लगी गई है। यह पहले तो बिल्कुल मासूम थी, अब देखो सैडनी बनकर घूम रही है। उधर नव्या रूम में बैठकर आराम से आइसक्रीम खा रही थी। बहुत आया, मुझे तंग करने वाला है, इस तो मुझे छोड़ गया था ना, इसीलिए मैं भी बताती हूँ कि इतना वेट किया है मैंने इसका, और यह यहाँ पर महाराजा की तरह रह रहा है। यह आदमी मुझे लक्ष्य जीवन से जाकर बोला, जा नव्या के पास उसे जो भी चाहिए वह दे दो, मेरे ऊपर बैठ कर परेशान कर रही है। जीवन बोला, और भाई तेरे को भी स्ट्रेस होता है क्या। लक्ष्य कहने लगा, तुझे यहाँ बातें करने के लिए पैसा नहीं देता हूँ, हाँ बोल। और हाँ एक बात, वह तुम मुझे बोल सकती है, तुम लोग नहीं समझे। जीवन बोला, सॉरी बॉस, लेकिन सच कहूँ तुझे ऐसे देखकर दिल को इतनी खुशी हो रही है कि क्या ही बताऊँ मैं। अब मैं चला मेरे सिस्टर प्लस भाभी के पास, तो अपना देख ले। इतना कह कर के जीवन लक्ष्य के यहाँ से चल दिया है। उधर नव्या के पास लक्ष्य कहने लगा, कुत्ते कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहा है तुम। जीवन बोला हंसते हुए, और देख तेरे साथ क्या करता हूँ, बहुत गालियाँ देने को शौक था ना तुझे। लक्ष्य कहने लगा, नहीं जीवन, काली माता है वह, समझा, मेरे भाई जीना हराम कर देगी। तो जीवन कहने लगा, यस अभी तो मौका मिला है मुझे, तुम्हारी यही चेहरा देखने का तो मन कर रहा था मुझे। लक्ष्य कहने लगा, भाड़ में जाओ तुम लोग, वह गुस्सा होते हुए बोला। यह कह कर के लक्ष्य बाहर चला जाता है। फिर जीवन अंदर रूम में आता है तो देखता है कि नव्या बेड पर बैठी हुई है। जीवन बोला, हेलो सिस्टर कैसी है। नव्या बोली, अरे एकदम फिट एंड फाइन। तो जीवन बोला, तुमने सारा खाना खा लिया क्या। तो नव्या बोली, भूख लगी थी यार, तो इसीलिए सारा खाना खा ली। जीवन बोला, मुझे तुझे और भी कुछ चाहिए हो तो बताना। नव्या कहने लगी, कोल्ड ड्रिंक और पिज़्ज़ा चाहिए बस। जीवन यह सुनकर नव्या से बोला, तू इस खाने को कहाँ स्टोर कर रही है, यह तो बता दो। इतना सुनकर के नव्या कहने लगी, क्या मतलब, अब तुम लोग मेरे खाने पर भी नज़र लगाओगे क्या। हाँ बोलो। और वह कहाँ, तुम्हारा बिग बॉस। यह सुनकर के जीवन बोला, वह अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया है। यह कहकर जीवन कमरे से चला गया। जैसे ही नव्या ने गर्लफ्रेंड नाम सुनी तो वह तो पूरे गुस्से से जलने लगी थी, और वह मन में सोचने लगी, गर्लफ्रेंड, यह कितना घटिया इंसान है, इसकी गर्लफ्रेंड भी हो गई। आने तो मैं उसे बताती हूँ, उसको
रात को लक्ष्य बहुत लेट वापस आया था। जब वह रूम में एंटर करता है तो उसे लगा कि नव्या सो चुकी होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। वह इधर से उधर टहल रही थी और चक्कर लगाकर लक्ष्य का इंतजार कर रही थी। लक्ष्य बोला, नव्या सोई नहीं हो क्या अब तक? नव्या जैसे ही लक्ष्य को देखती है भागकर उसके पास आती है और गौर से उसे देखने लगी थी। लक्ष्य बोला, क्या ऐसे क्यों बोल रही हो और देख रही हो, क्या हुआ है? नव्या बोली, क्या कहाँ गए थे तुम? लक्ष्य ने बोला, यही था। क्यों ऐसे क्यों पूछ रही हो? नव्या बोली, कौन है वो चुड़ैल जहाँ पर तुम गए थे उससे मिलने? लक्ष्य बोला, क्या बोल रही हो यार, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। नव्या की आंखों से आंसू आने लगे थे। मैंने तुम्हारा पागलों की तरह वेट कर रही थी और तुम यहाँ रास लीला रचा रहे हो। मुझे नहीं रहना है यहाँ पर, यह तो मुझे मार दो या फिर इंडिया भेज दो। लक्ष्य ने नव्या को टूटते हुए देखा भी नहीं जा रहा था और उसे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। तभी रूम में जीवन एंटर किया। जीवन बोला, भाभी सॉरी, कोई नहीं है। इनफैक्ट लक्ष्य ने तो आज तक किसी लड़की को आंख उठाकर भी नहीं देखा है। मैं तो मजाक कर दिया था आपसे। लक्ष्य बोला, जीवन क्या कहा तूने मेरी प्रिंसेस को? नव्या लक्ष्य को इग्नोर करके सीधा जीवन के पास गई और बोली, सच में कोई नहीं है। जीवन बोला, तुम्हारी कसम कोई भी नहीं है। नव्या बोली, आई हेट यू, तुम भी बुरे हो। जीवन बोला, सॉरी न बहन, आई एम रियली सॉरी बहन। नव्या बोली, ओके, मैं तुम्हें एक शर्त पर ही माफ़ करूँगी। जीवन बोला, हाँ बोलो, जल्दी बोलो। नव्या बोली, मुझे इंडिया वापस जाना है कल ही, क्या तुम अरेंज कर सकते हो? जीवन बोला। इस बात पर लक्ष्य की तरफ देखने लगा था जो उसे इशारे से बाहर जाने को बोल रहा था। जीवन बोला, मैं देखता हूँ कुछ और, आप आराम करो। नव्या हमें सर हिलाई। जीवन बाहर चला जाता है और लक्ष्य वॉशरूम में नहाने के लिए गया। नव्या खुद से बोली, इस साइको को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, एक बार भी यह नहीं बोला कि मत जाओ या फिर इतनी जल्दी मत जाओ। तभी लक्ष्य वॉशरूम से बाहर आता है तो वह सिर्फ टॉवल में था। नव्या तो उसे मुंह खोल करके बस निहारे जा रही थी। लक्ष्य, यहाँ लोग अपनी मर्जी से आते हैं और जाते हैं मेरी मर्जी से। तुम आई अपनी मर्जी से थी लेकिन जाओगी मेरी मर्जी से, और अब ऐसा घूरना बंद करो, मुझे समझी? नव्या बोली अभी दूसरी तरफ मुंह करके और बोली, तुम रोकोगे मुझे? लक्ष्य बोला, हाँ मैं रोकूंगा, रिक्वेस्ट करनी है तो मुझे करो। जीवन को क्यों फंसा रही हो? वह बेचारा वैसे भी बहुत डरता है मुझसे। नव्या बोली, तुम अजीब हो। लक्ष्य कहने लगा, हाँ तभी तो तुमसे इतना दिन दूर था, लेकिन अब तुम यहाँ आ ही गई हो तो यहीं रहो। नव्या बोली, भाग जाऊंगी मैं यहाँ से, समझे तुम? लक्ष्य कहा, कोशिश करके तो देख लो। नव्या कहने लगी, लक्ष्य तुम ऐसे नहीं कर सकते हो मेरे साथ। लक्ष्य बोला, मेरी जान में सब कुछ कर सकता हूँ। नव्या बोली, मुझे दूसरे रूम चाहिए, मैं यहाँ तुम्हारे पास नहीं सोने वाली हूँ। इतना कह कर के वह बेड से उठने की कोशिश करने लगी थी तो लक्ष्य बोला, हाँ इस बारे में सोचा जा सकता है, तुम बाहर जो भी रूम पसंद आए ले लेना, सब तुम्हारा ही है। नव्या बोली, मुझे यही रूम पसंद है, तुम निकलो। लक्ष्य बोला, ठीक है, मैं अपने कपड़े पहनकर निकलता हूँ, तुम रहो यहाँ आराम से। इस बात पर नव्या बोली, कैसा आदमी हो, सारे बात मान जाती हो, सारे लड़ने का मूड ख़राब कर दिया। लक्ष्य बोला, मेरी जान, वैसे तुझे तो मैं जानता ही हूँ। नव्या पैर पटकते हुए बेड पर जाकर सो जाती है। तभी लक्ष्य दूसरे कमरे में जाता है और उसके पास वाले कमरे में ही लेट गया। उसने पूरे कमरे में अंधेरा कर रखा था। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके बेड पर कोई आ रहा है। फिर उसे खुद के ऊपर महसूस हुआ जैसे कोई उसके ऊपर आकर सो गया। लक्ष्य, क्या इरादा है तुम्हारा प्रिंसेस? नव्या बोली, शट अप, मुझे डर लग रहा है वहाँ पर, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। लक्ष्य बोला, तो थोड़ा दूर हो जाओ, नहीं तो मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा, फिर मत कहना मुझे, ओके? नव्या बोली, बेशरम आदमी, अभी तक नहीं बदले हो। इतना कह करके वह दूर लेटने की कोशिश की तो लक्ष्य बोला, अरे तुम मेरे ऊपर लेटते हुए हो और मुझे बेशरम बोल रही हो। नव्या बोली, ठीक है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। यह कह कर के वह नव्या खड़ी होने लगती है। तभी लक्ष्य उसे कमर से पकड़ लेता है और बोला, अब सो जाओ, कुछ नहीं करता हूँ। लक्ष्य को मालूम चल गया था कि नव्या इस वक्त रो रही है। लक्ष्य नव्या के बालों को सहलाने लगा था और बोला, तुम्हें मेरी ज़्यादा याद आई क्या मेरी जान? आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ सच में बहुत गलत किया है, बट तब मैं मजबूर था, लेकिन अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम रह लो आराम से यहाँ पर। आई प्रॉमिस, मरते दम तक मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं करूँगा। नव्या कुछ नहीं बोलती है, बस उसका रोना अब सिसकियों में बदल गया था। तो लक्ष्य बोला, चुप हो जाओ प्रिंसेस प्लीज़, मुझे पता है कि मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता हूँ। नव्या बोली, लेकिन मरते हुए तो देख सकते हो न? तुम्हें पता था कि तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगी, फिर भी तुम मुझे छोड़कर गए। तुम्हारी वजह से मैं सुसाइड करने वाली थी, समझे तुम?
नव्या और आगे बोलती कि उससे पहले लक्ष्य ने नव्या को और टाइट हक कर लिया था और बोला, चुप हो जाओ, जो कुछ भी हुआ मुझे एक बार माफ़ कर दो, प्रॉमिस आज के बाद कभी भी मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। और इसका बहुत बड़ा कारण भी था। नव्या कुछ नहीं बोलती है, बस ऐसे ही थोड़ी देर लक्ष्य के ऊपर लेटे रही। फिर उसे नींद आ गई, लेकिन लक्ष्य की आंखों में दूर दूर तक कहीं पर भी नींद की एक झलक तक नहीं थी। वह बस नव्या को पकड़े हुए था अपनी बाहों में। उसे लग रहा था कि अगर उसे नव्या को छोड़ा तो वह कहीं और चली जाएगी। उसे काफ़ी देर तक नींद नहीं आई तो लक्ष्य ने नव्या को खुद से दूर किया और उसका टॉप निकाल दिया, फिर उसका इनर वेयर भी उतार दिया और फिर खुद की शर्ट भी निकाल दिया और वापस से नव्या को खुद से चिपका लिया। और ऐसा करते हुए वह नव्या की स्मेल ले रहा था। कुछ देर बाद ऐसे ही करने के बाद लक्ष्य को गहरी नींद आ गई थी। तब सुबह हुई तो अक्सर 4 बजे उठने वाला लक्ष्य 8 बजे तक सो रहा था। जब नव्या ने खुद को बिना कपड़ों को देखा तो उसे गुस्सा आ गया और बोली, यह कभी नहीं बदल सकता है, पता नहीं इसे मेरे ऊपर वाले कपड़े से क्या दिक्कत रहती है। नव्या बोली। जब खड़ी होने लगी तो लक्ष्य ने उसे और कसकर अपनी बाहों में पकड़ लिया। लक्ष्य बोला, थोड़ी देर और सो जाओ मेरे पास मेरी जान, प्लीज़, इतने दिनों बाद सुकून मिला है। नव्या बोली, छोड़ो मुझे, और मेरे कपड़े क्यों निकाले इतने तुमने? लक्ष्य बोला, मुझे नींद नहीं आ रही थी, हम जब पास होते हैं हमेशा ऐसे ही सोते हैं। मुझे तुम्हारी बॉडी के हीट को फील करने से सच्ची में नींद आती है और मैं जब तुम्हारी सॉफ्ट स्किन पर हाथ फिराता हूँ तो मज़ा ही आ जाता है, इसीलिए तुम्हारी शर्ट उतार दी थी। नव्या बोली, अब छोड़ो मुझे, अगली बार से मुझे हाथ भी मत लगाना, समझे तुम? लक्ष्य बोला, माय प्रिंसेस, मुझे ज़्यादा परेशान मत करो, तुम्हें पता है ना कि मेरा। नव्या लक्ष्य की धमकियों को समझ गई थी। वह चुपचाप लक्ष्य के ऊपर लेट गई। नव्या, कितनी देर रहना है? अब ऐसे ही। लक्ष्य बोला, अभी 8 बज रहे हैं, 10 बजे तक। यह सुनकर के नव्या बोली, पागल हो गए हो क्या? तो लक्ष्य कहने लगा, हाँ, तुम्हारे प्यार में। नव्या कहने लगी, अब प्यार भी हो गया है तुम्हें? लक्ष्य बोलने लगा, तो हमारे कॉलेज के दिन भूल गई हो क्या? मेरी ज़िंदगी के सबसे घटिया दिन थे, बिल्कुल तुम्हारी तरह। लक्ष्य बोला, सो जाना यार, मेरे को नींद आ रही है, तुम बोलती रहोगी तो कैसे चलेगा? नव्या बोली, ठीक है सो जाओ, मैं तब तक गाने सुन लूँ, तुम्हारा फ़ोन और ईयरफोन दे दो। लक्ष्य बोला, नहीं, मेरे फ़ोन नहीं। इतना सुनकर के नव्या बोली, क्यों? लक्ष्य बोला, अच्छा ठीक है, हम उठ ही जाते हैं। इतना कह करके वह उठने की कोशिश करने लगता है। नव्या बोली, अब नींद नहीं आ रही है क्या? तुम्हारे फ़ोन में ऐसा क्या है? लक्ष्य बोला कि फिर से शक कर रही हो तुम मुझ पर, समझी? नव्या बोली, मैं घर वापस जाना चाहती हूँ, प्लीज़ तुम मुझे यहाँ से जाने दो। लक्ष्य बोला, क्यों, तुम मेरे पास नहीं रुकना चाहती हो? नव्या बोली, सब कुछ बदल गया है। अब यह सुनकर के वह बोला, नव्या कुछ नहीं बदला है, तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा हूँ, ट्रस्ट मी। नव्या कहने लगी, मुझे पता है तुम क्या काम करती हो और मैं यह सब देख भी नहीं सकती हूँ, मैं तुमको रोक भी नहीं रही हूँ, लेकिन मैं इस काली दुनिया का हिस्सा नहीं बन सकती हूँ। लक्ष्य की आंखों में आंसू आ गए थे। यह सब सुनकर के लक्ष्य बोला, तुम ठीक कह रही हो, मैं इसके लायक नहीं हूँ, कोई मुझसे बात करे, ठीक है तुम जाओ इंडिया वापस, मैं देखता हूँ सब तैयारी नव्या मैं कर दूंगा, फ्रेश हो जाती है। लक्ष्य बोला, कब जाना है? नव्या बोली, आज ही, इनफैक्ट जितना जल्दी हो जाए उतना कर दो। लक्ष्य बोला, ठीक है। नव्या अब ज़्यादा देर लक्ष्य के पास नहीं रुक सकती थी तो वह जल्दी से वॉशरूम में चली गई थी। वहीं तो लक्ष्य अब तक अपने आंसू रोके हुए था, वह बहाने चालू हो गए थे। लक्ष्य बोला, क्यों मेरे साथ यह सब होता है माँ बाबा? और अब मेरी जान, मेरी प्रिंसेस भी मुझे छोड़कर जा रही है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कमज़ोर नहीं हूँ। अब दुनिया मेरे तांडव को देखेगी, मुझे किसी से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। कुछ देर बाद ही नव्या फ्रेश होकर बाहर निकलती है। वही लक्ष्य अभी भी वहीं बेड पर ही लेटे हुए था। नव्या ने वह बाथरोब पहन रखी थी। नव्या बोली, मेरे पास कपड़े नहीं है। यह सुनकर के लक्ष्य बोला, मेरे रूम में है, ले लो। नव्या बोली, लेकिन तुम्हारे कपड़े मुझे कैसे फिट होंगे, कुछ कपड़े मंगवा दो। लक्ष्य बोला, तुम्हारे ही हैं, मुझे लगा कि अब साथ रहेंगे इसीलिए मंगवा दिए थे, तो वह सारे ले जाना अपने साथ, कुछ भी यहाँ मत छोड़ना। और तुम्हारी फ़्लाइट 12 बजे की है तो चली जाना, मुझे नींद आ रही है, मुझे प्लीज़ डिस्टर्ब मत करना, मैं कुछ देर सोना चाहता हूँ। लक्ष्य ने स्लीपिंग पिल्स ले ली थी क्योंकि उसे बहुत दर्द हो रहा था, वह सुकून चाहता था। वही नव्या लक्ष्य को देखकर हैरान परेशान हो रही थी। यह
आदमी मुझे रोकेगा नहीं क्या? मैं तो बस इसे परेशान कर रही थी। वैसे भी यह जो भी करता है हो, मुझे उससे क्या मतलब? मुझे इतना पता है कि यह कुछ भी गलत नहीं करेगा। नव्या वहाँ से जाकर दूसरे कमरे में रेडी हो जाती है और वहीं लक्ष्य आज सारे दिन सोता रहा। जब रात को उसकी नींद खुली तो वह आसपास देखकर निराश हो गया, क्योंकि उसे नव्या कहीं नहीं दिख रही थी। लक्ष्य बोला, चली गई न तुम? एक बार मैं तुम्हारी लाइफ से दूर क्या गया? तुम इस बार भी मुझे छोड़कर चली गई, क्योंकि वह मुझसे नफरत करती है। मेरी प्रिंसेस मुझसे नफरत करती है। फिर लक्ष्य हंसने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह लगातार हंसे जा रहा था। कुछ देर बाद वह फ्रेश होकर नीचे आया तो देख कर के हैरान हो गया। नीचे नव्या जीवन के साथ बैठकर बातें कर रही थी और वह भी हंस कर के बातें करने में मग्न थी। लक्ष्य बोला, अच्छा मैं यहाँ रो रहा हूँ और यह मेरे साथ प्रैंक कर रही है। नव्या बोली, अरे लक्ष्य उठ गए तुम, आओ खाना खा लो। लक्ष्य बोला, तुम गई नहीं क्यों? तुम जाने वाली थी न? नव्या बोली, कहाँ? लक्ष्य बोला, जीवन मैंने तुम्हें कहा था ना कि इसको इंडिया छोड़कर आने को। तुम क्यों नहीं गए इसे छोड़ने के लिए? जीवन बोला, भाई यह गई ही नहीं, मैं कैसे इसको लेकर जाता? लक्ष्य बोला, क्यों नहीं गई तुम? नव्या बोली, बस मन नहीं था, 1-2 दिन में घूम फिर कर चली जाऊंगी। लक्ष्य बोला, यह मेरा घर है, कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है। लक्ष्य बोला, निकलो यहाँ से अभी के अभी दोनों, समझे तुम दोनों। नव्या बोली, मेरे पति का घर है, जब तक मन करेगा तब तक रहूंगी, समझे तुम। लक्ष्य नव्या के पास आकर के उसे खींचते हुए ऊपर लेकर जाता है। रूम में जाने के बाद लक्ष्य ने बहुत गुस्से में नव्या से कहता है कि चाहती क्या हो तुम? क्यों खेल रही हो मेरे साथ? मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी दर्द होता है। लक्ष्य, मैंने कितनी बार कहा है कि जब मैं तुम्हें इसीलिए छोड़ा क्योंकि मेरी मजबूरी थी, तुम्हारी जान को खतरा था। अगर तुम मेरे साथ रहती तो वह लोग तुम्हें भी मार देते। नव्या बोली, कौन लोग मार देते? लक्ष्य बोला, वह इम्पॉर्टेंट नहीं है। नव्या बोली, बताओ मुझे, समझे? लक्ष्य बोला, उसने मेरे माँ और बाप को मार दिया, इसी के वजह से मैं ऐसा बन गया हूँ। मेरी बहन की इज्जत के साथ खेला और उसे भी मार दिया गया। अगर मैं तुम्हें साथ रखता तो तुम्हें भी मार देती, यही वजह था कि मैं यहाँ आ गया। और लक्ष्य बहुत ज़्यादा रोने लगा था। नव्या ऐसे देखकर पूरी तरह से हैरान थी। वह उसके परिवार या इतना सब लक्ष्य के ज़िंदगी में हुआ था, उसे पता नहीं था। यूनिवर्सिटी टॉपर माफिया क्यों बनेगा? यह सुनकर के नव्या बहुत हैरान थी और चौंक गई थी और लक्ष्य को अपने गले से लगा ली और कहने लगी, मैं अब तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अब तुम्हें अलग नहीं होऊंगी और तुम भी मेरे से दूर जाओगे तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। लक्ष्य नव्या के इस बात से बहुत खुश हुआ था। उधर वो लड़के को भी पुलिस पकड़ के जेल में बंद कर दिया था, क्योंकि लक्ष्य के कैद से भागने से किसी की एक्सीडेंट हो गया था वो लड़कों के हाथों। लक्ष्य के माँ बाप और बहन को मारने वाले इंसान को पुलिस का इंतजार था और उसको भी किसी के मारते हुए पुलिस पकड़ लिया था। ये सब सुनकर के अब लक्ष्य अपना सोच बदल चुका था और नव्या को लेकर इंडिया आ गया था और नव्या के घर वालों से शादी की बात कर लक्ष्य ने नव्या से शादी कर लिया था। नव्या यही तो चाहती थी ना, तो लो हो गया ना, अब मेरी प्रिंसेस खुश हो न। इतने कहते ही नव्या के हाथों को जोर से पकड़कर अपने करीब किया और उसके कमर पर हाथ रखकर उसे बेड पर सुला दिया और खुद उसके ऊपर आ गया और उसे बेतहासा किस करने लगा और बोला, आज तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं रोक सकती हो। नव्या भी बोली, बिल्कुल नहीं, आज तुम मेरे रियल वाले हस्बैंड भी हो, मैं तुम्हारी वाइफ ही हूँ। इतना कह करके नव्या भी लक्ष्य को अपनी बाहों में भर लेती है और लक्ष्य बस अपना सारा प्यार नव्या पर लुटाया जा रहा था और पूरी रात वह बेतहासा नव्या को अपनी बाहों में भरे हुए उसे अपने आगोश में थोड़ा थोड़ा दर्द और थोड़ा थोड़ा प्यार कर रहा था। नव्या भी लक्ष्य का प्यार और दर्द को बर्दाश्त कर बहुत ज़्यादा खुश थी। कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। धन्यवाद दोस्तों।